नमस्कार दोस्तों, बीइंग एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब चलते हैं हम दूसरे चैप्टर भोजन के घटक। जो इम्पोर्टेंट है इसको हम सही से पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया गया है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जो भोजन लेते हैं अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त हो सके, हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट हो सके, हमारा शरीर अच्छे से कार्य कर सके। और आइए आगे देखते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होता है। इस सारणी में दर्शाया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दर्शा रहा है जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा पैदावार होती हैं वहाँ को वही प्रमुख भोजन होता है। जैसे यहाँ पे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी, और आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल तथा कुंदरू, मट्ठा, घी। यहाँ से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। और फिल्मों में तो देखा ही होगा, मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाब का फेमस भोजन है। और इसमें आगे दिया हुआ है कि जंतु तथा पादपों से हमें इस कच्ची सामग्री, जो संगठक होते हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ पोषक आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हमारे भोजन में मुख्यतः खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी कच्ची सामग्री होती है उनमें बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, और उन पोषक तत्वों का नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। और आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं। जैसे हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के रूप में, शर्करा के रूप में कार्य करते हैं। जैसे यहाँ मंड के लिए कुछ परीक्षण दिए गए हैं, तो इसको आप लोग मत करिएगा, ये छोटे बच्चों के लिए है। जैसे प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए बताया गया है, इसे इसमें कुछ सारणी में दर्शाया गया है और बताया गया है कि जैसे कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा उपस्थित होती है, और कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय पर कागज़ को सुखा दीजिए ताकि ये खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। देखिए इसमें इस सारणी में दिया गया हुआ है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कच्चे आलू में मंड उपस्थित होता है, और प्रोटीन में मूंगफली में प्रोटीन पाया जाता है, और चावल में वसा पाया जाता है। तो इस सारणी को आप लोग भरने की कोशिश कीजिएगा। ये सिंपल जानकारी है, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, तो और आप लोग टेबल भरने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप फिल करिए। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम 3 पोषकों के बारे में पढ़ेंगे: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए परीक्षण। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों को हमारे लिए क्यों आवश्यकता होती है, तो विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं और हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया है कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे यहाँ बताया कि वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है, और आवश्यकता ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमको अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इसमें ये बताया गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट कुछ स्रोत के बारे में बताया गया है। जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, गेहूँ, शकरकंदी इत्यादि के बारे में बताया गया है कि इनसे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं। और यहाँ भी बताया गया है कि वसा के कुछ स्रोत बताए गए हैं। जैसे पादप के स्रोत अलग दिखाए गए हैं और जंतुओं के स्रोत अलग दिखाए गए हैं। जैसे पादप स्रोत में जैसे मूंगफली हो गया, आपका गिरी हो गया, तिल हो गया है, और ये कुछ वसा के बारे में बताया गया है, जिससे वसा प्राप्त होती है हमको। और ये मछली से और अंडे से, दूध, घी, मक्खन इत्यादि से प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया, आगे चित्र में दिया गया है
कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आप अगर कागज़ पेन लिए हो तो इनको आप नोट करिएगा और इनको दिमाग में बैठाते चलिए कि कहाँ किससे क्या चीज़ हमको प्राप्त होती है। जैसे यहाँ प्रोटीन के कुछ स्रोत बताए गए हैं, जैसे चना से हमको बहुत प्रोटीन प्राप्त होता है, और सोयाबीन से हमको बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे तुअर दाल हो गया, राजमा हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया। और जैसे जंतुओं को स्रोत दिए गए हैं, जैसे मांस, मछली, पनीर, अंडे इत्यादि से प्राप्त होता है, और जंतुओं से जैसे दूध प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। मतलब हमारे लिए शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। और बताया गया है कि प्रोटीन भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जब भी हम लेते हैं तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, इसलिए हम प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जैसे विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यकता होते हैं? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, तथा विटामिन हमारी आंख तथा अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। इसलिए विटामिन एक प्रकार की हमारे शरीर के लिए प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती है। जैसे इसमें आगे बताया गया कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे विटामिन ए कहते हैं, विटामिन बी कहते हैं, विटामिन सी कहते हैं, तथा विटामिन डी तथा विटामिन ई तथा विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। तथा यहाँ पे ये बताया है कि ये विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारी विटामिन पाई जाती है, उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उदाहरण के लिए हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप जब भी डॉक्टर के पास गए होंगे या जाएंगे, तो उस डॉक्टर जब भी मल्टी विटामिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें विटामिनों के समूह उपस्थित रहते हैं, उन्हीं को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे विटामिन ए के कुछ स्रोत दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे बताया गया कि इसमें दूध में पाया जाता है विटामिन ए, पपीता में पाया जाता है, और गाजर में पाया जाता है, आम पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आम में कौन विटामिन पाया जाता है, तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जैसे विटामिन बी कुछ स्रोत दिए गए हैं, यकृत में विटामिन बी पाया जाता है। और ये दो चीज़ क्या दी गई है इसमें, ये इसको बारे में हमको जानकारी नहीं है, और इसकी जानकारी आप लोग प्राप्त कीजिएगा। अगर इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हमको भी पता चले ये क्या है, क्योंकि इसमें दर्शाया नहीं गया है। और आगे विटामिन सी के स्रोत के बारे में बताया गया है। जो भी खट्टे फल होते हैं ये उनके बारे में बताया गया है कि जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी का स्रोत उपस्थित होता है। जैसे अमरूद हो गया है, मिर्च हो गया है, और ये तो क्वेश्चन आता है कि मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा इत्यादि विटामिन सी पाया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, यकृत हो गया, आपका अंडा हो गया, मछली से भी विटामिन डी मिलता है। और जैसे बताएं कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। जैसे विटामिन ए किस लिए हमारे शरीर में कार्य करता है, किस लिए आवश्यक होता है, तो विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर में सहायता करता है। इसलिए विटामिन डी जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। और आगे विभिन्न विटामिनों के बारे में चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि कौन से विटामिन किसमें क्या पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आयोडीन के कुछ स्रोत के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे हरी सब्जियाँ कुछ दी गई हैं, मछलियाँ दी गई हैं, और फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। जैसे इसमें केला हो गया और ये दूध हो गया है, ये दो तीन चीज़ें और दी गई हैं। जैसे लोहे के कुछ स्रोत हैं, और लोह स्रोत में से पालक हो गया है, और फास्फोरस के कुछ, ये कैल्शियम के कुछ स्रोत के बारे में बताया गया है। फास्फोरस के बारे में ऊपर बताया गया था। कैल्शियम से दूध हो गया, अंडा हो गया, ऐसे हमको कैल्शियम प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे
जो है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। यहाँ ये पहले के द्वारा बताया गया है और यहाँ बताने की कोशिश की गई कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यकता होता है। और कभी कभी हमारा मतलब जो भी है विटामिन डी मतलब जो है शरीर की सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर भी विटामिन डी बनाता है। यही यहाँ ही बताया गया है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है जो कि अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास की तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। यहाँ ये जानकारी दी गई है और विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों के बारे में आगे बताया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उदाहरण के रूप में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। जैसे मान लिया कभी हमको भूख लगती है, बहुत तेज़ी से भूख लगती है, अगर हम उस समय चावल का सेवन कर लें, चावल खा लें, तो हमारी भूख तुरंत मिट जाएगी और हमको तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। भले ही थोड़ी देर में हमको भूख लग जाए, लेकिन उस समय भूख हमारी समाप्त हो जाएगी। और आगे यहाँ बताने की कोशिश की गई है, कुछ पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, ये है किस लिए हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जैसे रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर में भोजन का आवश्यक अवयव हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर के लिए सहायता करते हैं। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे कि मान लिया कभी मार्केट से सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से धुलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें भोजन और गंदगी मौजूद रहती है, मटमैलापन रहता है। तो उसमें ये इनका कार्य क्या है कि जल में भोजन उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों, मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। इनका यही महत्वपूर्ण रोल है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन करते हैं इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ये बताया गया है। और ये कुछ क्रियाकलाप दी गई हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। और ये संतुलित आहार के बारे में बताया गया है कि संतुलित आहार क्या है। जैसे आइए जानते हैं संतुलित आहार के बारे में कि सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में वो होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो न कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ हम खाते रहें कि ताकि हमारे शरीर की पूर्ति होती रहे और किसी विटामिन की कमी न पूरी हो। उन्हीं को हम संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, तो ये सिंपल जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा फिर भी। जैसे यहाँ पहली ये जानना चाहती है, उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ ये बताया गया है और आगे बताया गया कि कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आइए उसके बारे में कैसे जान लेते हैं कि मान लिया जैसे भोजन पकाते हैं या कुछ भी पकाते हैं तो पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पकाने से हमारे शरीर में मतलब जब भी भोजन पकाते हैं तो वो पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ बोझो दर्शाया गया है, बोझो खा खा के फैटी हो गया है और इसने अत्यधिक से वसा का सेवन किया है, इसलिए ये स्वस्थ नहीं है। जैसे यहाँ बताया कि हमारे भोजन में वसा की मात्रा मोटापे का कारण बनती है। और आइए अब आगे देखते हैं कि अभावजन्य रोग क्या होता है। अभावजन्य रोग
एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यही कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वो व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब अगर किसी पोषक तत्व की कमी है, काफ़ी लंबे समय से वो चीज़ हम नहीं ले रहे हैं, तो उस तत्व की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, और उसी को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यहाँ पे कुछ सामान्य जानकारी दी गई हुई है, और चलिए आइए देखते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण साइड दी गई है जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और काफ़ी पेन लिए हो तो आप नोट भी कर लीजिए। विटामिन और खनिज लवण हमारे लवणों के अभाव कारण होने वाले कुछ विकार तथा रोग। जैसे विटामिन ए से क्या रोग होता है, इससे क्षीणता दृष्टिहीनता हो जाती है। जैसे इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। जैसे यहाँ विटामिन B1 के बारे में बताया गया। विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन इससे आया हुआ है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसमें किसके लक्षण क्या हैं, दुर्बल पेशियों और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। जैसे विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, इसमें अस्थियाँ का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम क्या होता है, अस्थियाँ और दंत क्षय, कमज़ोर अस्थियाँ हो जाती हैं और दंत क्षय हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं। आयोडीन से घेंगा रोग होता है, और ये गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, इसमें गर्दन होती है उसकी ग्रंथि फूल जाती है। और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो जाती है। जैसे लोहा में क्या होता है, अरक्ता, जिसको एनीमिया कहते हैं, खून कमी हो जाती है, इसको कमजोर कहते हैं। ये कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ दी गई हैं, जैसे संतुलित आहार, बेरी रोग, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन इत्यादि के बारे में बताया गया है। ये प्रमुख शब्दावलियाँ आप नोट करिएगा और इनको डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। तो बाकी जो है अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए ये चैप्टर पूरा हुआ, और ये शब्दावलियाँ दी गई हैं जिनको आप डिफाइन करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आइए आगे सारांश देख लेते हैं। सारांश क्या कहता है इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर का सारांश है, जो महत्वपूर्ण है। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में के नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण है। इनके खनिज में भोजन, आहारी रेशे तथा जल भी होता है। जिस कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये पिछले डिस्कस भी किया है। और प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुक्षरण के लिए होती है, ये भी बताया गया है। विटामिन हमारे लिए रोगों से रक्षा में सहायता करते हैं, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल भी उचित मात्रा उपस्थित होती है। जिससे हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये था चैप्टर का सारांश, और आज के लिए बस इतना ही। आगे जैसा होगा, अगर छोटा चैप्टर होगा तो 2 चैप्टर, अगर बड़ा होगा तो 1 चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलते रहें। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो दोस्तों धन्यवाद।